फातिमा बड़ी नर्वस से बैठी हुई थी। आने वाली खतून बारी पर कम जिस्म की थी। सामने सोफे पर बैठी साथ साथ प्लेट में रखकर कबाब खा रही थी और साथ साथ वो घर का मुआयना कर रही थी। फातिमा को देखकर इसकी वालदा से कहने लगी, लड़की तो इन्हें पसंद आ गई है, बस मुनासिब भी है। हालांकि फातिमा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसने तारीफ नहीं की। फिर कहने लगी, बस आपका इतना सा ही घर है, 3 कमरों का। इस औरत की नज़र फातिमा पर कम और घर पर ज़्यादा थी। फातिमा की वालदा कहने लगी, जी हाँ, बस इतना ही घर है हमारा। वो खतून बड़े तकब्बुराना अंदाज से टांग पर टांग रख कर बैठ गई और कहने लगी कि मेरे बेटे ने सीएसएस किया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी नौकरी लगी है, इसकी तनख्वाह भी बड़ी अच्छी है। बेटी तो हमें आपकी पसंद आ गई है, लेकिन देखें मैं ज़ात बरादरी वाली हूँ, मुझे अपनी नाक बड़ी अजीज़ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बेटे की शादी इस जगह पर हो जहाँ पर लड़की के साथ साथ जहेज भी मुझे ब्रांडेड चाहिए। मेरे घर में मेरी ज़ात बरादरी का बहुत आना जाना लगा रहता है और मैंने आज तक कभी कोई हल्की क्वालिटी का बर्तन कभी मेहमानों के आगे नहीं रखा। दीन मोहम्मद की 3 ही बेटियां थीं और फातिमा इन सब में सबसे खूबसूरत और सुलझी हुई और सलीकामंद थी। बाप एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तनख्वाह बस इतनी थी कि अल्लाह ने इज्जत रखी हुई थी, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन तीनों बेटियां यकदम जवान होने लगी थीं। बीवी ने थोड़ा बहुत बड़ी बेटी का जहेज तो बना ही रखा था। रिश्ता अच्छा था, लड़का शरीफ भी था, लेकिन माँ बड़ी तेज़ तर्रार थी। लेकिन इतनी इतनी सी बात पर रिश्ते से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस खतून की फरमाइश सुनकर दीन मोहम्मद ने बीवी को आंखों से इशारा किया कि रिश्ते के लिए हामी भर लें, मैं देख लूँगा। इसने कहा, फिक्र ना करें बहन जी, हमसे जो हो सकेगा हम अपनी बच्ची को देंगे। यूँ फातिमा का रिश्ता शहबाज से तय हो चुका था, लेकिन जब जहेज के सामान के लिए माँ बेटी बाजार गईं तो कानों को हाथ लगाते हुए वापस आई थीं। ब्रांडेड चीज़ों की कीमत तो इस कदर ज़्यादा थी कि इनकी पहुंच से बाहर की बात थी। रात को दीन मोहम्मद घर आया था, जिसके हाथ में कपड़े का एक थैला था, सीना साफ कर रहा था। गर्मी के मौसम की इब्तिदा हो चुकी थी। आते ही चारपाई पर गिर गया और कहने लगा, फातिमा पुत्र, मुझे ठंडा यह पानी पिला। वो जल्दी से खुद से पानी लाकर अपने पाप को पिलाने लगी। फातिमा की माँ कनीज़ बेगम शोहर के पास बैठकर कहने लगी, फातिमा के अब्बा, हम दोनों बाजार गए थे, लेकिन ब्रांडेड चीज़ें तो बहुत महंगी हैं, हमारी औकात से बढ़कर हैं। पाकिस्तानी चीज़ें जहाँ हज़ारों की मिलती हैं, वहीं जापानी और विलायती चीज़ें तो लाखों में चली जाती हैं। दीन मोहम्मद ने कहा कि तुम फिक्र ना करो। इसने वो कपड़े का थैला बीवी की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, इसमें पूरे 5 लाख हैं। कोशिश करके लड़के और लड़के की माँ और इसके ख़ानदान के कपड़े अच्छे लेना, पैसों की फिक्र ना करना। मैंने अपने 2-4 दोस्तों से कह रखा है कि कुछ उधार और ले लूँगा इनसे, बस एक बार फातिमा की शादी हो जाए, ये अपने घर की हो जाए तो कर्जा भी उतर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी सास को किसी बात पर कोई इतराज़ ना हो। लड़का अच्छा कमाता है, रिश्ता अच्छा है। अगर जहेज की कमी की वजह से बेटे की शादी ना हुई तो फिर बेटियां घर पर ही बैठी रह जाएंगी। कनीज़ वो पैसे लेकर कमरे में चली गई। अगले ही रोज़ दोनों माँ बेटी बाजार गईं और लड़के और इसकी माँ के अच्छे कीमती कपड़े खरीदे। जोड़ों की खरीदारी तो वो मुकम्मल कर ही चुकी थीं। फातिमा ने अपने जहेज में सिर्फ 10 जोड़े ही लिए थे और कहने लगी, अम्मा बस इन लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरी खैर है, मैं गुजारा कर लूँगी। दूसरे दिन फातिमा की माँ अपना पुराना जेवर लेकर बैठ गई। वो सोच रही थी कि वो सुनार को दिखाकर इसे तुड़वा कर नए डिज़ाइन का सेट बनवा लूँ और तेरी सास के लिए कान के झुमके। वो कहने लगी, अगर मेरे लिए सारा कुछ बनाओगे तो छोटी बहनों के लिए क्या रखोगी अम्मा? ऐसा करो, मेरे लिए चांदी के सेट पर सोने का पानी चढ़वा दे, बस सांस के झुमके सोने के बनवा देना। कनीज़ ने अपनी बेटी की बात
मान ली फातिमा ने जितनी भी बचत की थी वो सिर्फ अपने लिए ही की थी। जेज का तकरीबन सारा सामान आ चुका था। अब लड़के वालों की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक डिनर सेट रह गया था। सेट लेने के लिए जब वो बाजार गए तो होश उड़ गए। जापानी डिनर सेट 2.5 लाख का था। ये सुनकर कानों से धुएं निकलने लगे। माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। 2.5 लाख रकम बहुत बड़ी होती है। अगर जापानी डिनर सेट खरीद लिया तो फिर बाकी का छोटा मोटा सामान कैसे खरीद सकती हैं। फातिमा ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा रहने दें, पहले ही अब्बा 15 लाख का कर्जा उठा चुके हैं। वो दुकानदार बड़े गौर से दोनों माँ बेटी को देख रहा था, जो बार बार डिनर सेट की कीमत पूछ रही थी लेकिन खरीद नहीं रही थी। आपस में घुस कर रही थी। दुकानदार कहने लगा, बाजी कोई मसला है तो मुझे बताओ। कनीज बेगम कहने लगी, मसला क्या होना है भाई साहब, बेटी की जहेज ने तो कमर जोड़कर रख दी है। दुकानदार कहने लगा, चलें मैं आपको थोड़ा सस्ता डिनर सेट दिखा देता हूँ। इसने पाकिस्तानी कंपनी का डिनर सेट सामने रखते हुए कहा कि इसकी कीमत कम है, लेकिन कनीज बेगम ने कहा कि हमें ब्रांडेड सेट चाहिए और सस्ता भी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से देख लेते हैं। वो कहने लगा, बाजी हम इस सेट की कीमत 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी इससे ज़्यादा नुकसान है। मज़ीद ये कि एक दुबई मुल्क से आते हैं और दूसरा कराची पोर्ट पर आते आते इन पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। हालांकि पाकिस्तानी बर्तन भी ऐसा ही होता है, वो काफ़ी चलता भी है। मेरा मशवरा है कि आप लोकल सेट ले लें, वो भी बेहतरीन चलेगा। कनीज़ कभी फातिमा की शक्ल देखती तो कभी दुकानदार की। वो कहने लगी, नहीं भाई लेना हमें ब्रांडेड ही है, फिर पीछे जापान की मोहर भी होनी ज़रूरी है। अब मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं समझा सकती। वो दुकानदार माँ बेटे की शक्ल देखता रहा, फिर कहने लगा कि देखें मेरे पास बिल्कुल इसी डिज़ाइन का डिनर सेट मौजूद है जिसकी कीमत काफ़ी कम है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसने अलमारी खोली और बिल्कुल जापानी सेट जैसा सेट इनके सामने रख दिया। फिर इन दोनों के प्लेटें निकाल कर दिखाने लगा, ये देखें दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं, दोनों की प्लेटें एक जैसी ही लग रही हैं। लेकिन मसला ये था कि एक के पीछे जापानी मोहर लगी हुई थी और दूसरी प्लेट के पीछे कुछ भी नहीं लिखा था। वो कहने लगी, भाई इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। वो कहने लगा, बस यही फ़र्क है कि इस पर जापान नहीं लिखा, लेकिन बाजी मेरा यकीन करें कि दोनों की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। कनीज़ ने वापस प्लेट रख दी और कहने लगी कि वहीं रहने दो। वो कहने लगा, बाजी इस पर पाकिस्तान भी नहीं लिखा, इसलिए आप मुतमिन होकर ले जाएं, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये जापानी नहीं है, एक जैसा डिज़ाइन है, शक भी नहीं होगा। कनीज़ नहीं मान रही थी, लेकिन फातिमा वो प्लेटें उलट पुलट कर देखने लगी कि दोनों में ज़्यादा फ़र्क ना था। वो कहने लगी कि ये वाला डिनर सेट कितने का है। वो कहने लगा, बेटा ये सिर्फ 40,000 का है और दूसरा वाला 2.5 लाख का। फातिमा ने एक एक प्लेट को पलट कर देखा था, फिर कहने लगी, अम्मा यही ले लेते हैं। इस आदमी ने इन्हें 35,000 में वो डिनर सेट दे दिया। सारी शादी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, खाना भी बेहतरीन पकवान से पकाया गया था। इज्जत से फातिमा अपने घर में रुखसत हो गई। जैसे ही फातिमा रुखसत होकर अपने ससुराल गई तो शहबाज का रवैया इसके साथ बहुत दोस्ताना सा था। वैसे तो वो काफ़ी समझदार और सुलझा हुआ लड़का था, लेकिन अपने माँ के मामलात में कुछ नहीं बोलता था। शादी को बस चंद रोज़ ही गुजरे थे जब शहबाज की माँ ने झुमके हाथ में पकड़कर पहले तोलने की कोशिश की कि वज़नी भी हैं कि नहीं। फिर कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि ये 1 तोले के हैं। फातिमा कहने लगी, अम्मा ये 1 तोले के ही हैं, आप चाहें तो जाकर सुना को दिखा लें। ये बात शहबाज के सामने ही हुई थी। शहबाज कहने लगा, ये भी कोई सवाल है करने वाला। शहबाज की वालदा फ़ौरन से बोली और कहने लगी कि तुम मुझे रोक रहे हो तो लाजमी सुनार के पास लेकर जाऊंगी और दिखा के लाऊंगी कि वाकई 1 तोले के हैं कि नहीं। बरादरी वाले तो मुझसे सवाल करेंगे, तुम्हें नहीं पता
तुम औरतों के मामलात में ना ही पड़ो तो बेहतर है। अगले रोज़ फातिमा की सास फातिमा को अपने साथ लेकर सुनार के पास चली गई और कहने लगी कि देखो भाई, ये झुमके कितने तोले के हैं। सुनार ने इसका वज़न किया तो कहने लगा 1 तोले के हैं। फिर जाकर फातिमा की सास को कुछ तसल्ली सी हुई। जब फातिमा की शादी हुई थी तो इसकी सास इसके जहेज में आई, एक एक सामान को टटोल टटोल कर देख रही थी। अभी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि सारा किचन फातिमा ने संभाल लिया था। सास के साथ भी फातिमा का रवैया बहुत अच्छा था। अभी तक फातिमा की सास को इसे ताना देने का कोई मौका नहीं मिला था। घर में पहली दावत जब नंदों की हुई तो फातिमा की सास कहने लगी कैसा करो, नया वाला डिनर सेट निकालो। फातिमा ने जब डिनर सेट निकाला तब इसकी बड़ी नंद घर पर आ चुकी थी। फातिमा का डिनर सेट देखते ही कहने लगी अम्मा, ये तो जापानी डिनर सेट लगता है। तो बड़ी सताशी नज़रों से फातिमा का डिनर सेट देखने लगी। फातिमा ने कहा कि जी हाँ, जापानी ही है। कहने लगी अम्मा, ज़रा मेरी बात सुन लें। वो अपनी माँ को किचन से बाहर ले गई। दोनों माँ बेटी के दरमियान न जाने कौन सी खिचड़ी पकी थी। जब सास वापस अंदर आई तो कहने लगी इस डिनर सेट को ऐसे ही पैक कर दो। फातिमा कहने लगी अभी छोटी नंद भी खाने पर आ जाएगी तो खाना तो लगाना ही है, तो इसी में लगा देती हूँ। वो कहने लगी नहीं, मेरे भी शीशे के बर्तन वैसे ही पड़े हैं। अभी ऐसा करो कि खाना इनके अंदर ही दे दो, इसे बस पैक कर दो। फातिमा ने वो डिनर सेट पैक कर दिया तो सास कहने लगी इसे बड़े एहतियात से उठाओ और स्टोर में जाकर रख दो। फातिमा ने ऐसा ही किया, भारी डब्बा उठाया और स्टोर में जाकर रख दिया। सास ने अपने बर्तन निकाले। दोनों नंदों ने 10-10 चीज़ों की फरमाइशें फातिमा के सामने रखी थीं कि मेरा फलां बेटा ये खाता है, वो खाता है। सबकी फरमाइशें रात को टेबल पर मौजूद थीं। खाने की तारीफ भी सब ने की थी। शहबाज मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी बीवी को देख रहा था कि जब से आई थी इसको जो जान सुकून में आ गई थी। शादी से पहले जब भी ऑफिस जाना होता था तो सबसे पहले अपने कपड़े इस्त्री करने पड़ते थे। वो अपनी वालदा से कहता था, वो कहती थी कि मुझसे काम नहीं होते। अब सारी ज़िंदगी तुम लोगों को पाल पाल कर मैं तो थक चुकी हूँ। बेचारा पहले अपने कपड़े इस्त्री करता था, फिर नाश्ता बनाता था, अपनी माँ को नाश्ता करवाता था, फिर जल्दी जल्दी से ऑफिस जाता था। लेकिन फातिमा के आने से तो जैसे इसके सर से घर की हर जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी थी। बस ऑफिस जाता और घर आता, सब कुछ तैयार मिलता था। रात को अगर ऑफिस के काम में लैपटॉप पर लगा रहता तो तभी फातिमा दूध का गिलास इसे बनाकर दे देती या कभी चाय का कप बना देती तो वो बेहद खुश और मुतमिन था। लेकिन पता नहीं फातिमा की सास के अंदर कौन सी खरबली मची रहती थी। कभी वो फातिमा के जहेज में आए हुए कपड़े टटोलने लगती और कहती कि मुझे तो ये सस्ते से लगते हैं। फातिमा ने जवाब देना छोड़ दिया था। हर वक्त कोई ना कोई चीज़ पकड़ लेती और पूछती कि ये कौन से ब्रांड की है, इसकी कंपनी कौन सी है। फातिमा तो तफसील बता बता कर थक गई थी। एक बार फातिमा से कहने लगी चल आप बाज़ार चलते हैं, मुझे बाज़ार से कुछ ख़रीदना है। फातिमा ने भी बुर्का पहन लिया। जैसे ही बाज़ार के लिए बाहर निकलने लगे तो फिर कहने लगी कि मैं रिक्शा पकड़ती हूँ, तू ऐसा कर अपना डिनर सेट लेकर बाहर आ जा, पता तो करूँ कि ये जापानी भी है कि नहीं। इस दिन मैंने और फरजाना ने देखा था तो प्लेट के पीछे जापानी कंपनी का नाम नहीं लिखा था। ये सुनकर फातिमा के होश उड़ गए थे। वो कहने लगी अम्मा, जापानी ही है, नाम तो लिखा नहीं था। ये सुनकर फातिमा कहने लगी किसका तो मुझे पता नहीं। वो कहने लगी बस तू छोड़ ये बातें, जाकर दुकानदार से पूछूंगी, मैं तब तक रिक्शा लाती हूँ। फातिमा परेशान सी हो गई थी। हर चीज़ ब्रांडेड ली थी सिवाय डिनर सेट के। और अब अगर दुकानदार सच बता देता तो वो तो सास की नज़रों में भी जलील हो जाती और शोहर की नज़र में भी, जब तक इससे बड़ी मोहब्बत दिखा रहा था।
कि तुमने मेरी माँ की हर फरमाइश पूरी करके मेरा दिल जीत लिया है। समझ नहीं पा रही थी कि बात को कैसे संभाले। इसने डिनर सेट पकड़ा। जैसे ही दरवाजे तक आई तब तक सास रिक्शा लेकर पहुंच गई थी। इसने डिनर सेट रिक्शे में रखा और सास इसे बाजार लेकर जाने का कहने लगी। बता कौन सा दुकान है। फातिमा जानबूझकर टाल मटोल करने लगी। वो कहने लगी ठीक से याद नहीं है, वैसे भी शादी को 2 माह गुजर चुके हैं। समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी गली थी। वो कहने लगी कोई बात नहीं, सेट को एक एक गली लेकर घूमेंगे तो तुझे याद आ जाएगा, लेकिन मैं जब तक ये ना पता करवा लूँ कि ये डिनर सेट कौन सी कंपनी का है मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अपनी सास की ये बात सुनकर वो परेशान सी होकर रह गई थी कि अब क्या करे और क्या ना करे। डिनर सेट काफ़ी भारी था। इसे उठा उठा कर फिरना फातिमा के बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना भारी डिनर सेट लेकर वो 3 गलियां तो घूम ही चुकी थी। वो सास इसे बार बार पूछती, बता कहीं ये दुकान तो नहीं है, कहीं वो दुकान तो नहीं थी। वो नहीं, मैं सर हिलाती रहती। बेचारी इतनी भारी वज़न का डिनर सेट उठाकर थक चुकी थी, इसलिए समझ गई थी कि जब तक इसकी सास मतलूबा दुकान से जाकर तसल्ली नहीं करेगी इसे घर नहीं लेकर जाएगी। वो सोचने लगी पता नहीं किस्मत में अब कौन सी जलालत लिखी है जो इसे देखनी पड़ेगी। वो मतलूबा दुकान पर अपनी सास को ले गई। वो पसीने से शराबूर हो चुकी थी। वहाँ बैठा वो बूढ़ा शख्स किसी से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। जैसे ही फातिमा डिब्बा रखकर कुर्सी पर बैठी तो वो हाँफ रही थी। जब इस शख्स ने फ़ोन बंद कर दिया तो वह कहने लगी, भाई साहब ठंडा पानी पिला दें, बड़ी मेहरबानी होगी। नकाब से भी पसीना बहने लगा था। इसने जल्दी से अपने बुरखे की आस्तीन से अपना चेहरा साफ किया, फिर 2 गिलास पानी के पिए। 2 गिलास इसकी सास ने भी पानी के पिए। वो दुकानदार कहने लगा, जी बेटा कहिए। इसकी सास कहने लगी, भाई साहब मुझे आप जापानी डिनर सेट दिखाएं। वो दुकानदार इन्हें जापानी डिनर सेट दिखाने लगा। इसमें से एक जन्नत सेट का डिज़ाइन वैसा ही था जैसा कि फातिमा ने ख़रीदा था। वो कहने लगी कि जापानी है। वो कहने लगा जी। इस दुकानदार ने वो डिनर सेट खोलकर इसकी सास को पकड़ाया तो इसकी सास ने प्लेट पकड़ी और उल्टा करके देखने लगी। इसके नीचे जापान लिखा हुआ था। वो कहने लगी क्या कीमत है इसकी। वो कहने लगा 2.5 लाख। ये सुनकर फातिमा की सास की आंखें चमकी थी। वो कहने लगी ये भी आपकी दुकान से ख़रीदा गया है और मेरी बहू का कहना है कि ये भी जापानी डिनर सेट है, लेकिन इसके प्लेट के पीछे जापान नहीं लिखा। ज़रा आप देखें। वो दुकानदार अभी भी पहचान नहीं पाया था। इसने फातिमा की तरफ देखा, फिर वो डब्बा खोलकर प्लेट को गौर से देखने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कहता इसने फातिमा की जानिब देखा तो इसकी आंखों में इसे बेबसी से नज़र आने लगी। तो आंसू झिलमिला रहे थे, चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। वो शख्स कभी फातिमा की जानिब देख रहा था तो कभी सेट की जानिब शायद कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर कहने लगा किसकी पर्ची है आपके पास। फातिमा ने कहा मेरे पास कोई पर्ची नहीं है। तो वो कहने लगा कि ऐसे कैसे, मैं बता सकता हूँ कि जापानी है भी कि नहीं। वो औरत कहने लगी कि आप इतना तो बता सकते हैं कि जापानी है कि नहीं। दुकानदार किस चीज़ के हैं आप। वो बार बार फातिमा की आंखों की तरफ देखता था। फातिमा कहने लगी कि असल में इसकी आवाज़ बंद हो गई थी। फिर इसकी सास कहने लगी कि इसकी कीमत क्या है। वो कहने लगा कि इसकी कीमत 2.5 लाख है। इसकी सास कहने लगी असल में मुझे ये डिनर सेट पसंद नहीं। वो कहने लगा कि मैं आपको दूसरा दे देता हूँ। नहीं, मैं पिछली दुकान में एक डिनर सेट देकर आई हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। आप एक एक प्लेट चेक कर लें, पूरा डिनर सेट वैसे ही है, हमने इस्तेमाल नहीं किया और ना ही इसकी कोई प्लेट टूटी हुई है। आप इसे रख लें और हमें हमारी रकम वापस कर दें। ये कहना था कि वो दुकानदार अजीब सी कैफियत का शिकार हुआ था। वो कहने लगा बहन जी 2 महीने बाद आपसे नहीं होती। वो कहने लगी ऐसे कैसे नहीं होती। अरे भाई हमने कोई इस्तेमाल थोड़ी किया है, एक एक प्लेट चेक कर लो, बस हमें ये नहीं पसंद
फातिमा बिल्कुल चुप बैठी थी कि कहीं दुकानदार इसकी पोल ना खोल दे। इसने अपनी सास को कहा कि माँ, मुझे यही सेट पसंद है, मैं नहीं बदलना चाहती। वो कहने लगी, तुम चुप रहो, खबरदार जो तुमने एक लफ्ज़ भी बोला। हाँ भाई, मैं आपसे कह रही थी कि मुझे ये डिनर सेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे वापस कर लें और हम इसकी कीमत दे दें। बार बार वो दुकानदार फातिमा की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों से आंसू झलकने लगे थे। वो बार बार घबराहट के मारे अपनी उंगलियां मोड़ रही थी। वो दुकानदार इसकी कैफियत को समझ गया था। वो कहने लगा, कोई बात नहीं बहन जी, मैं ये वापस कर लेता हूँ। इसने अपने गले का दराज खोला और पैसे गिनकर इसकी सास में के हाथ में रख दिए। ये कह देखकर फातिमा की आंखों में हैरत उतरी थी कि इसने दुकानदार को देखा कि कहाँ 40,000 और कहाँ 2.5 लाख। अच्छी खासी रकम का फ़र्क था। इसके साथ ही इसकी सास की आंखें चमक गईं, चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगी, चलो बेटी, मैं तुम्हें दूसरा डिनर सेट लेकर देती हूँ। लेकिन वो परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। दुकानदार इतना बड़ा नुकसान क्यों इसके लिए बर्दाश्त कर रहा है। खुददार किस्म की लड़की थी। इसने अपने बाप की दी हुई सोने की अंगूठी उतारी। तब तक इसकी सास पैसे लेकर दुकान के बाहर निकल चुकी थी। वो रिक्शा रोक रही थी। इसने वो अंगूठी दुकानदार के सामने टेबल पर रख दी तो वो शख्स कहने लगा, बेटा, ये क्या है? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इज्जत रख ली। ये अंगूठी इतनी नहीं है कि आपका काफ़ी नुकसान पूरा कर सके, लेकिन कम ज़रूर कर देगी। ये कहकर फातिमा दुकान से निकलकर रिक्शा में बैठ गई। इसकी सास रिक्शा में पहले ही बैठ चुकी थी। अभी वो रिक्शा कुछ ही दूर गया था कि पीछे से इस शख्स ने रिक्शे वाले को रुकने के लिए कहा। रिक्शा वहीं रुक गया। वो शख्स तेज़ कदमों से इनकी जानब बढ़ने लगा। फातिमा परेशान होने लगी कि पता नहीं अब क्या बात हो गई है। दुकानदार रिक्शे के पास आया तो इसकी सास देखने लगी। कहने लगी, क्या हुआ भाई? वो कहने लगा कि ये बेटी शायद अपनी अंगूठी नहीं भूल गई है, शायद इसके हाथ से गिर गई थी। लो बेटा, ये रख लो। फातिमा इस दुकानदार की शक्ल देखने लगी। हालांकि वो तो वजह बता कर आई थी। सास के सामने अंगूठी लेने से इनकार नहीं कर सकती थी। इसकी सास कहने लगी, हाँ फातिमा, ये तो तुम्हारी ही अंगूठी है। तुम भी बड़ी बेवकूफ़ है। अरे सोने की अंगूठी को यूं भूल कर कोई आता है? चलो पकड़ो, अपनी अंगूठी संभाली नहीं जाती तो दराज में रख कर आया करो। फातिमा ने वो अंगूठी तो पकड़ ली, लेकिन इस दुकानदार को बड़ी हैरत से देख रही थी। इसने कहा कि हमेशा खुश बात रहो बेटा, तुम मेरी बेटियां जैसी हो। इस शख्स का जवाब था। फातिमा की आंखों में शुक्राने के आंसू थे। वो सोच रही थी कि क्या अब भी इंसानियत ज़िंदा है? क्या अब भी ऐसे अच्छे लोग इस दुनिया में रहते हैं जो कि बेटियों की इज्जत रख लेते हैं? फातिमा के दिल से इस शख्स के लिए दुआ निकली थी कि खुदा इसकी बेटियों को इतना दे कि संभाला ना जाए। कभी कभी हमें ये समझ नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात कैसे टल सकती हैं, टल जाती हैं। ये हमारी ही किसी नेकी का नतीजा होता है, जैसे कि शख्स ने फातिमा के साथ किया।